बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइमा हैप्पीनेस वाली है और मेरे हाथ स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में एज अ फैसिलिटेटर काम करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शो हैप्पीनेस विद साइमा बासी में हम रोज़ एक नए मेहमान के साथ आते हैं। आज के हमारे मेहमान बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही मेरे लिए तो इतने बस एक्साइटेड हूँ मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए कि मैं वक़्त से पहले ही बैठी हूँ। तो हमारे साथ हैं रहमत एम्पावरमेंट वाला, तो हम इनसे आज इनकी लाइफ जर्नी के बारे में पूछेंगे और इनसे रेहान स्कूल की जर्नी के बारे में पूछेंगे। तो हम बगैर वक्त जाया किए इनसे इनके बारे में पूछते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस साइम, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे पहले तो हैप्पीएस्ट बर्थडे सर। आपका आज बर्थडे है, तो उसके थैंक यू लिए सो आपको मच बहुत मिस बहुत साइम। मुबारकबाद। बहुत सर बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे जानने वाले जो आपको देख रहे हैं, चूंकि हम तो आपको जानते हैं, लेकिन उनको अगर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। ज़रूर मिस साइमा, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने मधु किया और मुझे बात करने का मौका दिया। इट्स एन ऑनर फॉर मी, थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने बताया कि आज से 36 साल पहले मैं इस दुनिया में आया था, तो 36 साल पूरे हो गए इस बात को। मेरा नाम सैयद रहमत अली शाह है। सोशल मीडिया पर रहमत एम्पावरमेंट वाला के नाम से जाना जाता हूँ। एम्पावरमेंट वाला टाइटल मुझे रेहान भाई की तरफ से गिफ्टेड है, तो इसको मैं बहुत प्राउडली अपने नाम के साथ लगाता हूँ। कराची से मेरा ताल्लुक़ है और हेड ऑफ़ इंटरव्यूज़ डिपार्टमेंट रेहान स्कूल पिछले 1 साल से मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, जहाँ मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में है कि मैं रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स और फैसिलिटेटर्स की इंटरव्यूज़ क्वालिटी को बेहतर करूँ, उनको गाइड करूँ। जो कुछ मैंने पिछले 20-21 माह में सीखा है अंडर द गाइडेंस एंड मेंटरशिप ऑफ रेहान अल्लाहवाला साहब, तो वो नॉलेज मैं ट्रांसफ़र करूँ। तो उसी में शब-ओ-रोज़ आजकल गुज़र रहे हैं पिछले 1 साल से। इसके साथ-साथ रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में मैं फैसिलिटेटर के तौर पर भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, जहाँ मैं नाइट क्लास में मैं फैसिलिटेटर हूँ। और ये स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्लास रखी गई है, जहाँ हमारी कोशिश होती है कि कन्वर्सेशन और एनवायरनमेंट को स्ट्रिक्टली इंग्लिश में रखा जाए, ताकि एक इंटरनेशनल फ़ील आ सके और जो पाकिस्तान से भी हैं उनको भी वो एनवायरनमेंट फ़राहम किया जाए, ताकि वो अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर कर सकें, अपनी बोल-चाल को, अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर कर सकें। तो ये मेरा छोटा-सा तारुफ़ है। थैंक यू सर। सर मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन करवाया है, आपने एजुकेशन अपनी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप हमें बता दें कि आप कहाँ से आपका ताल्लुक है, कितना अरसा हो गया है आपको इस फील्ड में आए हुए, और इसके अलावा आपने क्या-क्या जॉब्स की हैं? मेरा ताल्लुक कराची से है और अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो जुलाई 2023 से पहले मेरी ज़िंदगी में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं थी। मैं सुबह सोता था, शाम में उठता था, थोड़ा फैमिली टाइम, खाना-पीना और फिर रात में जब सब सो जाते थे तो मैं अपना फ़ोन लेके बैठ जाता था। पबजी खेलना घंटों, घंटों यूट्यूब देखना, घंटों रील्स स्वाइप करना। तो यही मेरी रूटीन थी। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, एन्जॉयमेंट थी, मज़ा था, थ्रिल था, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं थी जिसको मैं मिस कर रहा था। एज़ आई वाज़ 33 इयर्स ओल्ड एट देन, तो मैं फ़ील कर रहा था कि 33 साल की उम्र में आपको थोड़ा-सा राह रास्त पर आ जाना चाहिए। तो 2023 की जुलाई की एक रात थी जब रेहान भाई का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे वो राह दिखाई जिस पे मैंने चलना, आँखें बंद करके फिर चलना स्टार्ट किया। इसीलिए मैं उनको अपनी ज़िंदगी का लाइट हाउस कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी की अंधेरी राह में वो लाइट चमकाई और वो रोशनी लेकर आए जिस पे मैं अपनी ज़िंदगी की आने वाली राह को देख सका और फिर उस पे चलना स्टार्ट किया। तो रेहान भाई के कहने पर मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया। उन्होंने कहा इंटरव्यूज़ ले देना शुरू करें, इंटरव्यूज़ देना शुरू किए, इंटरव्यूज़ लेना शुरू करें, इंटरव्यूज़ लेना शुरू किए। उनको मेरे इंटरव्यूज़ पसंद आए, उन्होंने मुझे कहा दूसरों को सिखाना शुरू करो, तो दूसरों को सिखाना शुरू किए। तो बेसिकली जो-जो रेहान भाई कहते रहे वो आँखें बंद करके करते गए। तो लास्ट ईयर मार्च में रेहान भाई ने मुझे हेड ऑफ़ इंटरव्यूज़ डिपार्टमेंट रेहान स्कूल बनाया। और उससे पहले जो मैं पॉडकास्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, और एम्पावरिंग माइंड्स मेरे पॉडकास्ट का नाम है। और उस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मैं 230 इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, पॉडकास्ट कर चुका हूँ
और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे मुल्कों के लोगों के इंटरव्यूज़ मैं कर चुका हूँ, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और यही वजह है कि आज मैं यहाँ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंटली। ये सब मुझे इंटरव्यूज़ करने से ही सीखा है मैंने ये सब तमाम। तो अ, फिर रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी भी जो है वो पैरेलली चल रही थी। दौलत भाई ज़बरदस्त तरीके से चला रहे थे, बट वेरी इनिशियल स्टेज एट मार्च, ऑन मार्च 2024। तो रेहान भाई ने मुझे कहा कि मैं दौलत भाई को भी असिस्ट करूं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के मैटर्स में। तो फिर मैंने दौलत भाई को असिस्ट करना शुरू किया, और फिर तब से दौलत भाई के साथ भी अटैच हैं और रेहान भाई के साथ भी अटैच हैं। तो ये मेरा सफ़र जो है ये इस तरह शुरू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी स्मूथ, वेरी फाइन, और बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत इज़्ज़त मिली है, बहुत प्यार मिला है। और आज भी रात से ही मैं अब उस इज़्ज़त को, उस प्यार को एन्जॉय कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स की जानिब से, फेलो फैसिलिटेटर्स की जानिब से मुझे मिल रहा है इन बर्थडे विशेज़। तो बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खुद को कभी मैंने इस काबिल सोचा नहीं था, समझा नहीं था, एनविजन नहीं किया था, लेकिन थैंक्स टू अल्लाह, थैंक्स टू रेहान भाई, थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि आज मैं यहाँ हूँ और कुछ लोग मुझे जानते हैं और इतनी इज्जत करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि वो कराची में ही चूँकि आप रहे हैं, तो उनकी लाइफ़ के बारे में थोड़ा बहुत बताएँ, उनकी गाइडेंस के बारे में थोड़ा-सा बताएँ, जो उन्होंने आपको की और आप इस मकाम तक पहुँचे? बिल्कुल। वैसे मेरे दादा का ताल्लुक जो है वो केपीके के एक डिवीज़न है हरीपुर, वहाँ से उनका ताल्लुक है। फिर उन्होंने हिजरत की कराची में अर्ली 50s, तो कराची में वो आकर बसे। फिर मेरे वालिदैन की जनरेशन, वालिद साहब की जनरेशन शुरू हुई, फिर उसके बाद हमारी जनरेशन शुरू हुई, तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। और वालिदैन के बारे में मैं कहूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने वालिदैन की वजह से ही, क्योंकि वन एस्पेक्ट जो मैंने अपने बारे में अभी तक नहीं डिस्क्लोज किया था वो ये कि आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, मैं व्हील चेयर यूज़ करता हूँ, आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो बचपन से ही इट्स अ जेनेटिकल डिसऑर्डर कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, और उर्दू में कहें तो हड्डियों का भुरभुरा हो जाना इस बीमारी का नाम है। और ये पैदाइशी तौर पर बच्चों को होती है, जिनको होती है। तो इस बीमारी के साथ मैं पैदा हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि एक स्पेशल चाइल्ड को पालना, बड़ा करना, क्योंकि इट टेक्स स्पेशल केयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला का बेहतरीन दिया हुआ तोहफ़ा इस दुनिया में मेरे लिए मेरे वालिदैन हैं, कि अल्लाह ताला ने ऐसे घर में पैदा किया कि ऐसे वालिदैन मिले जिन्होंने कभी मुझे बोझ नहीं समझा, बल्कि मुझे अपने दीगर भाइयों से ज़्यादा केयर दी, ज़्यादा प्यार दिया, ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, और बहुत केयर की, मेरी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा, और उन्होंने मुझे तालीम दिलवाई। स्पेशल बच्चे को तालीम दिलवाना आसान नहीं होता। आजकल तो फिर बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, बट अगर हम 30 साल पहले की बात करें तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना शऊर नहीं था। मोहल्ले के करीब में ही जो स्कूल होते थे उसमें जाना होता था, और जो भी स्कूल अवेलेबल हो, तो स्कूल में एडमिशन भी इट वाज़ अ चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल स्कूल्स कराची में, अब तो शायद आ भी गए हों, लेकिन 30 साल पहले इस इतने नहीं थे, तो इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। बट हैट्स ऑफ टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दे फाउंड अ स्कूल, और मुझे मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब उठाकर लेकर जाते थे गोद में। तो इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क कि हफ़्ते में 6 दिन आपको एक बच्चे को गोद में उठा के लेके जाना है, सुबह दोपहर को वापस भी लेकर आना है, और बच्चे से ज़्यादा भारी उसका बैग जिसमें तमाम किताबें, कॉपियाँ ठूसी होती थी। तो इट वाज़ अ मार्वेलस जॉब माय पेरेंट्स हैव डन टू मी, और उनका जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन पे हमेशा अपना ख़ास रहम करम बनाए रखे, और जो भी मैं आज हूँ वो उन्हीं की बदौलत हूँ, उन्हीं के दिए हुए शऊर, उन्हीं के दिए हुए कॉन्फिडेंस, और उन्हीं के दिलवाई हुई तालीम की वजह से। जी, इससे पहले कि मैं ज़्यादा माशाल्लाह। इमोशनल हो जाऊँ। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है आपने। पेरेंट्स, मैं कहती हूँ कि आजकल के दौर में इस तरह के पेरेंट्स का होना, क्योंकि जो लोगों की बातें होती हैं, तनकीद का जो निशाना बनना पड़ता है, वो भी आपको पता है कि इस दौर में तो अल्लाह माफ़ करे, आजकल तो हर बंदा तनकीद का निशाना बना रहा होता है दूसरे को।
मुझे ये बताएँ सर कि जब आप स्कूल आपने जॉइन किया तो आपको कोलीग्स की तरफ से आपको आई थिंक जो क्लास फेलोज़ थे उनकी तरफ से, जो पेरेंट्स की तरफ से तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिली। लेकिन कोलीग्स की तरफ से और टीचर्स की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिली या आपको बार-बार ये कहा गया कि नहीं आप नहीं कर सकते या आपने खुद से ये किया कि भई मैं ये बच्चे तो बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और मैं डिसेबल हूँ, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। मतलब कभी डिसहार्ट हुए हैं आप? अच्छा, मैं थोड़ा-सा अपने बारे में ये बताऊँ कि क्योंकि मुझे वालिदैन की एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा प्यार मिला, तो उसमें मैं थोड़ा-सा बिगड़ भी गया था। मैं वो बिगड़े हुए बच्चों में था, थोड़ा-सा जो थोड़ा-सा इगोइस्टिक चाइल्ड होते हैं और अ, थोड़े बिगड़े हुए बच्चे होते हैं। तो ज़ाहिर है वो एक सेंस था। तो दूसरी तरफ कभी सेंस गया ही नहीं कि मुझ में कोई कमी है या मैं किसी से कम हूँ, बल्कि हमेशा खुद को थोड़ा-सा सुपीरियर ही समझता था। मेरे वालिदैन मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं अपने भाइयों से भी खुद को थोड़ा-सा सुपीरियर समझता था। तो उस तरफ तो कभी ध्यान गया नहीं कि आई एम लेसर देन एनीबॉडी एल्स। बाकी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि ज़िंदगी में आज तक जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मुझे किसी की भी ज़रूरत पड़ी है तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से मिलाया है कि जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा हेल्पिंग हैंड साबित हुए मेरे लिए। चाहे वो स्कूल एडमिशन से ले लें, वो जो मेरे फर्स्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे, ही वाज़ वेरी, वेरी, वेरी काइंड कि उन्होंने मुझे एडमिशन दिलाया, उन्होंने मेरा ख़ास ख़्याल रखा और 8वीं जमात तक मैंने उस स्कूल में पढ़ा। फिर अगेन स्कूल के फ्रेंड्स जो मेरा बहुत ख़्याल रखते थे, बिकॉज़ एज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको हर मोमेंट, हर कॉर्नर ऑफ लाइफ, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है। तो Alhamdulillah, I found those helping hands each and every time, and 99.99% my experience was very good with the people कि जो भी लोग जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ताला ने मुझे उनसे मिलाया और यही वजह है कि आज मैं आपके सामने हूँ। बिकॉज़ द होल प्रोसेस, द होल जर्नी जो मेरा रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है, ज़बरदस्त लोगों से मुलाकात हुई है, टीचर्स, प्रिंसिपल, फ्रेंड्स, नेबरहुड, मोहल्लेदार, सब बहुत अच्छे रहे और सब ने बहुत 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 मदद की और आई थिंक जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। आई हैव वंडरफुल जर्नी एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। बेशक अल्लाह ताला एक चीज़ अगर नहीं भी देता तो और बहुत सी चीज़ें अता कर देता है और अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है आपको और जो मकाम दिया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि सारी डिसेबिलिटी सारा कुछ ये सब पे हावी है ये चीज़। अच्छा मुझे ये बहुत बताएँ शुक्रिया। सर कि आपने अपने नाम के साथ एम्पावरमेंट वाला लगाया है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा मुझे गाइड कर दें कि ये क्या है और आपने इसको क्यों चूज़ किया और क्यों ये आप क्या समझते हैं कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जब मैं रेहान भाई से कनेक्ट हुआ था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं खुद कफ़ील होना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, मेटाफोरिकली, मुहावरतन अगर कहें तो। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये एम्पावरमेंट वाला टाइटल अपने नाम के साथ लगाएं, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने बयान की ये तमाम एम्पावरमेंट में आ जाती हैं, खुद को एम्पावर करना, नॉलेज, नॉलेज बाय फाइनेंस एंड ऑल अदर थिंग्स। तो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने इसको अपने नाम के साथ लगा लिया और अब बहुत प्राउडली मैं ये अपने साथ लगाता हूँ, अपने आप को कहलवाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी एक शनाख्त सी बन गई। इट हैज़ बिकम माय आइडेंटिटी। तो इसके पीछे वाला वाली का कॉन्सेप्ट तो आपके इल्म में भी होगा और देखने वालों के इल्म में होगा कि ये रेहान भाई की तरफ से एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस ज़िंदगी गुजारने का एक अहम गोल, जिसमें आप कहें कि आप अपनी ज़िंदगी के आप एक फ़ोकस अपना बना लेते हैं कि मैंने इसी पे काम करना है। तो एम्पावरमेंट वाला का फ़ोकस ये है कि मैंने पहले अपनी एम्पावरमेंट के लिए काम करना है और जब मेरी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए, मैं इस काबिल हो जाऊँ, तो फिर मैंने पाकिस्तान भर और दुनिया भर के पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, उनकी फ़लाह के लिए काम करना है, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को अप करने के लिए मैंने काम करना है। तो ये मेरा मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस है, मेरा वाला है एम्पावरमेंट वाला। सही। अच्छा सर मुझे ये बताएँ कि आप जब रेहान स्कूल में आए तो
क्या आपको पहले से पता था कि रेहान स्कूल की तालीम क्या है, या इंटरव्यूज करने होते हैं, या कोई, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा था कि आप इसमें इनके साथ चल सकें, या आपने पहले ट्रेनिंग ली? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी सही नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरे इनिशियल इंटरव्यूज़ देखें जाकर, तो अ, होस्ट को मुझे कहना पड़ता था कि रहमत भाई प्लीज़ थोड़ी लंबी बात कीजिएगा ताकि इंटरव्यू 25 मिनट का हो जाए। आई वाज़ दैट शॉर्ट, दैट लेस कॉन्फिडेंट। मैं बहुत छोटी बात करता था, टू द पॉइंट, हाँ, नहीं, ठीक है, सही है। तो आई वाज दैट लेस कॉन्फिडेंट बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं थी कैमरा के सामने आके बैठना, कैसे बैठा जाता है, किस तरह बात की जाती है, किस तरह लंबी बात की जाती है, किस तरह बात से बात बनाई जा सकती है, एक सवाल का किस तरह 2 मिनट का जवाब दिया जा सकता है। तो अ, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ये मैंने सीखा, इसी जर्नी में सीखा, लोगों को इंटरव्यूज़ दे के सीखा, लोगों से इंटरव्यूज़ ले के सीखा, और रेहान भाई की गाइडेंस में सीखा, उनसे उनकी उनकी अ, उनसे पूछता रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, और वो मुझे बताते रहे। ही इज़ सो काइंड टू मी, और तो मुझे हमेशा पुश करते हैं टू डू मोर एंड मोर। फिर कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ जगह पे, तो फ़ौरन उनके मैसेज आते हैं, उनकी कॉल आती है, और फिर वो मुझे एक नई एनर्जी मिल जाती है कि यार रेहान भाई इज़ वाचिंग, और उनका एक सर्वेलेंस है मेरे ऊपर, उनकी आँख है मेरी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर। तो फिर मैं फ़ौरन रिचार्ज हो जाता हूँ और मेरी परफ़ॉर्मेंस दोबारा उसी लेवल पे आ जाती है। तो जब मैं रेहान भाई को वैसे मैं 2020 से फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, और उनके तमाम वेंचर से भी मैं बाखबर था। और जब उन्होंने 2022 में रेहान स्कूल स्टार्ट किया था, कुरंगी कैंपस, तो वो भी उनको मैं फेसबुक पर देखता रहता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब रेहान भाई से ऑफिशियली कनेक्ट हो गया, तो फिर चूँकि मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि अब अपनी आँखें आँखें मैंने बंद कर देनी है और रेहान भाई की आँखों से मैंने अब देखना है। तो फिर वो ज़हन में वो सवाल ही नहीं उभरा कि ये क्यों करना है, या ये कैसे करना है, या इसको करने का मकसद क्या है। बस जो रेहान भाई बोलते रहे वो करता रहा, और करते-करते खुद भी पता चलता रहा कि ये क्यों करना है, इसका क्या बेनिफिट है मेरे लिए, सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए। तो वो जब आप किसी पे बिलीव करके उसके पीछे चलते हो, तो सफ़र के दौरान आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। बशर्ते कि आपने बिलीफ आपका स्ट्रॉन्ग हो, और आपने खुद को अटैच किया हो, इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया हो आपने प्रॉपर्ली, तो यू विल गेट द बेनिफिट्स अल्टीमेटली। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपका इससे पहले भी किसी स्कूल में एज अ टीचर आपका एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं? नहीं, मैं अभी भी टीचर नहीं हूँ मिस साइमा, मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, और मेरा काम बस ये होता है कि एक एनवायरनमेंट बच्चों को देना जिसमें वो आएँ, अपना सेफ फील करें, और वहाँ लर्न करें, एक दूसरे से लर्न करें, एआई टूल से लर्न करें, हम जो टेड टॉक दिखाते हैं उससे लर्न करें। मैं उनको कुछ पर्सनली नहीं सिखा रहा होता हूँ उसमें, मैं बस उनको एक एनवायरनमेंट देता हूँ। सो दैट्स अ फैसिलिटेटर डज एट रेहान स्कूल। मैं खुद उनके साथ सीख रहा होता हूँ, जो कोई नई चीज़ आती है पहले मैं सीखता हूँ, फिर उनको सिखाता हूँ। जो टेड टॉक हम देख रहे होते हैं, हम साथ साथ देख रहे होते हैं, साथ साथ लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ रेहान स्कूल सिस्टम, कि यहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, हम फैसिलिटेटर्स हैं। हम भी बच्चों के साथ साथ सीख रहे होते हैं, बसा औकात बच्चों से सीख रहे होते हैं। तो ये है रेहान स्कूल सिस्टम की ब्यूटी। अच्छा सर, ये बताएं कि टीचर्स तो हमने सुना था, क्योंकि हम लोग पढ़ते भी रहे हैं, तो हमारे भी तो टीचर्स थे। हम बड़ा मैं खुद पढ़ाती भी रही हूँ, टीचर ही थी। तो फैसिलिटेटर जो कहा गया, जो नाम रखा गया, उसको आप क्या कहेंगे कि मतलब वो क्या है? और कैसा लगा आपको कि टीचर से हटकर हम चूंकि ये भी स्कूल ही है, यहीं पे हम लोग भी यहाँ यहाँ आते हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन हमारे क्योंकि बाकी स्कूलों में तो टीचर ही कहा जाता था, तो यहाँ पे फैसिलिटेटर कहा जाता है, तो ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्या चीज है कि मतलब हम टीचर्स नहीं है, हम फैसिलिटेटर हैं? वाई? जी, आपके पिछले सवाल का इख्तिताम मैं करता चलूँ कि मेरी ये फर्स्ट जॉब है। इससे पहले मैंने कोई रेगुलर जॉब नहीं की। 1-2 फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए थे। बट दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और थैंक्स टू रेहान भाई कि उन्होंने मुझे
की जाती है। और जब मैं स्टार्ट में इंटरव्यूज़ लेता था तो वो मुझे स्टाइपेंड देते थे ₹200 पर इंटरव्यू। तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी थी, 1 साल मैंने उस तरह गुज़ारा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मार्च में उन्होंने मुझे सैलरी पर हायर कर लिया। दैट वाज़ ऑल्सो वेरी अमेज़िंग कि मैं खुद को कभी एनविज़न नहीं कर सकता था कि समडे आई वुड बी अ सैलरीड पर्सन। तो अगेन थैंक्स टू रेहान भाई। कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट फैसिलिटेटर्स, तो फैसिलिटेटर का मतलब है सहूलतकार। हम क्लास में एक सहूलतकार के तौर पे हमारी जॉब होती है, हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन के टीचर ने कहना है कि भाई आप स्टूडेंट्स के साथ वो बैठ नहीं सकते, स्टूडेंट्स से वो लर्न नहीं कर सकते। तो वो ईगो को ख़त्म करने के कम करने के लिए हम फैसिलिटेटर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ताकि हम जो हैं हम भी सीख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, वो हमसे सीख रहे हैं, तो ये प्रोसेस साथ साथ चल रहा है। तो आई थिंक एक तो ये प्रॉब्लम कि हमारे अंदर ईगो पैदा ना हो, ताकि वो हमारी लर्निंग जर्नी को, लर्निंग प्रोसेस को अ, नुकसान ना पहुंचाए। एक ये वजह है फैसिलिटेटर टाइटल देने की, ना कि टीचर्स टाइटल देने की। और दूसरा ये कि आई थिंक ये बहुत एक यूनिक टाइटल है, एक अच्छा लगता है। टीचर्स तो सभी होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, मदरसे में भी होते हैं, बट व्हेन यू कॉल योरसेल्फ अ फैसिलिटेटर, सो दैट दूसरों को थोड़ा सा क्यूरियस क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाई, व्हाट इज दिस वर्ड, व्हाट इज दिस टर्म फैसिलिटेटर। तो अच्छा लगता है आई थिंक उनको फिर एक्सप्लेन करना कि हम क्यों फैसिलिटेटर हैं। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएँ कि आपकी इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स जो वो तो नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत। तो क्या वो रेहान स्कूल को जॉइन करने के बाद से हैं या पहले से हैं, और कैसे हैं? मतलब आप बाकी बच्चों को कैसे गाइड करें कि उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो? देखिए, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। जितनी जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हैं उसने उसमें आप माहिर बनते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं बिल्कुल भी कैमरा पे आके इस तरह कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकता था। वो मैंने सीखा, इसी जर्नी में सीखा। तो इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि जो इंटरव्यू टूल है, ये जो इंटरव्यू एक्सरसाइज है, इसको आप हल्का ना लें, इसको आप कमज़ोर ना समझें, इसको आप वैसे ही नंबर पूरे करने के लिए ना करें। इसको आप पैशनेटली करें, डेडिकेशन के साथ करें। तो आप सीखेंगे, आप लर्न करेंगे, आपकी प्रोग्रेस होगी। अगर आप इसको पैशनेटली करेंगे, आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे। जब किसी गेस्ट का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो पहले उस गेस्ट के बारे में रिसर्च करें, आधा घंटा लगाएं। फिर उस गेस्ट के बारे में अच्छे अच्छे सवाल निकालें, ऐसे सवाल जो आपसे रिलेट करते हो, जिनका जवाब सुन के आपको पर्सनली फ़ायदा हो, ऐसे सवाल निकालें। फिर वो जब आप मेहनत करके 1 डेढ़ घंटा लगा के एक इंटरव्यू करेंगे, और फिर उस इंटरव्यू करने के बाद उसकी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे 15-20 मिनट लगा के, तो ये जो 2 घंटे की एक्सरसाइज़ जो आपकी होगी, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। क्योंकि ये आपने सिर्फ नंबर के लिए नहीं किया है, आपने लर्निंग के लिए किया है, आपने पैशन के साथ किया, डेडिकेशन के साथ किया। तो ये मैं पिछला पूरा डेढ़ 2 साल से कर रहा हूँ, तभी यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो ये 1-2 दिन या 1-2 महीने की मशक्क़त नहीं है, ये बहुत लंबा प्रोसेस। और अंग्रेज़ी की जहाँ तक आपने बात की, तो वो शुरू से ही मुझे अंग्रेज़ी लैंग्वेज बहुत पसंद थी। मुझे बहुत शौक भी था कि मैं अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेज़ी बोलूँ, ख़ास तौर पर ब्रिटिश एक्सेंट के साथ। वो तो ख़ैर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक्सेंट वो न्यूट्रल ही रहता है, चाहे हम जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि हमने साथ-साथ उर्दू भी बोलनी होती है। तो वो तो ख़ैर उस तरह नहीं हो सका, लेकिन अ, मेरी हॉबी थी, मुझे डिक्शनरी पढ़ने का बहुत शौक था। और मुझे इंग्लिश सिटकॉम्स देखने का बहुत शौक है, जिसमें कॉमेडी के साथ-साथ आपकी इंग्लिश लर्निंग भी हो रही होती है, आपकी वोकैब्युलरी एक्सपेंड हो रही होती है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ रहा होता है। तो इट्स ऑल 10-12 इयर्स प्रैक्टिस जो आपको नज़र आती है मुझ में। तो इट्स नॉट अ वन डे प्रैक्टिस। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मैं अपना वक़्त ज़ाया करता था रात भर, तो उसमें यही था कि लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना, पबजी खेलते हुए लोगों से बात करना। क्योंकि पबजी में जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग होते हैं, तो उनको अंग्रेज़ी में उनसे बातचीत हो रही होती है। तो इन अ टेंस एनवायरनमेंट वेयर यू आर
कन्फाइंड इन अ रूम और आपको आपके दुश्मन आप पे हमला भी कर रहे हैं, आप एक्साइटेड भी हैं और आपको अंग्रेज़ी में उनसे बात भी करनी है। तो आई थिंक ये जो सिनेरियो सारे मैंने फेस किए और मैं जिनसे निकल कर आया, तो इट रियली हेल्प मी कि मेरी अंग्रेज़ी बेहतर हुई, मेरी कम्युनिकेशन बेहतर हुई। और फिर अगेन कि जो इंटरव्यूज़ से आप सीखते हैं, आप इंटरव्यूज़ दे के, लेके, सुन के जो आप सीखते हैं, वो आपके काम आता है। और यही मेरे भी काम आया कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो इस कदर तक पहुँची हैं, वो ऑल बिकॉज़ ऑफ दीज़ एक्सरसाइज़ आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 10-12 ईयर्स। अच्छा सर, आपने बहुत से लोगों से इंटरव्यूज़ किए हैं, तो आप मुझे ये बताएँ कि कभी कोई ऐसी शख्सियत जिससे आपने इंटरव्यू किया हो, उसकी लाइफ़ जर्नी के बारे में जाना हो और आपको बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए हों या बहुत ज़्यादा उसके लिए इमोशनल हो गए हों, कोई ऐसा उसका वाक़या आपने सुना हो जिसकी वज़ह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुँची हो? जी, इंटरव्यूज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे किए हैं और बहुत अच्छे-अच्छे इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत यादगार इंटरव्यूज़ किए हैं। आई एम वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने 2 बार रेहान भाई का इंटरव्यू किया है। और आई एम वेरी वेरी फ्यू पीपल के जिनका रेहान भाई ने खुद इंटरव्यू किया है, तो आई हैव बीन दी लकीस्ट वंस। ऐसा इंटरव्यू आई थिंक जब मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ इंटरव्यू करता हूँ, तो उनकी जो मुश्किलात होती हैं, वो जिस अ, वक्त से गुजर कर आए हुए होते हैं, जब वो अपनी परेशानियां या मुश्किलात बताते हैं, तो एक तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने को दिल करता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे घर में पैदा किया जहाँ मैंने वो सिनेरियोज नहीं देखे जो वो देख रहे हैं। तो आई थिंक जो मेरे लिए सैड मोमेंट्स होते हैं या सैड इंटरव्यूज कह लें या जो डिसहार्टनिंग मोमेंट्स होते हैं, वो यूजुअली जब मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, तो उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानियाँ देखकर मुझे बहुत दुख होता है। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएँ कभी आउट ऑफ कंट्री आप गए हैं? नहीं, अभी तक मेरा ऐसा इत्तेफ़ाक नहीं है क्योंकि कम्यूटिंग मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। वैसे तो मैंने टेक्नोलॉजी को, गैजेट्स को इस तरह यूज़ करना सीख लिया है कि 80% तक मेरी डिसेबिलिटी जो है वो डिमिनिश हो गई, वो ख़त्म हो गई। क्योंकि अब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है, मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ, दराज़ खोलता हूँ, ऑर्डर करता हूँ तो सामान मेरे घर पर आ जाता है। मुझे कोई खाना खाना होता है, मैं फूड पांडा ऐप खोलता हूँ, अपना फ़ेवरेट फूड सेलेक्ट करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, तो वो मेरे घर पर आ जाता है। तो ये काफ़ी हद तक मेरी जो डिसेबिलिटी है वो डिमिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई। बट ये जो कम्यूटिंग डिसेबिलिटी है, ट्रैवलिंग डिसेबिलिटी, ये इसका अभी तक जो है वो मुझे फ़ील होता है कि मैं मेरे लिए ट्रैवलिंग इतनी आसान नहीं है। मुझे व्हीलचेयर यूज़ करनी पड़ती है, एक कार हायर करनी पड़ती है और मेरे भाइयों को मुझे अकोमोडेट करना पड़ता है बिकॉज़ आई कैन नॉट मूव माई सेल्फ, तो उनको मेरे साथ होना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी एंड दैट्स व्हाई आई डू नॉट ट्रैवल मच। मैं साल में 2 या 3 बार ही घर से बाहर निकलता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में, जब मुझे या तो डॉक्टर के पास जाना हो या किसी ख़ास इवेंट में जाना हो, किसी करीबी की शादी हो, या अभी हाल ही में 25 फरवरी को मैं टेडक्स इवेंट में गया था जो भी कराची में हुआ था। तो आई थिंक वेरी फ्यू मोमेंट्स इन अ ईयर के जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ। तो दैट्स व्हाई मैं कराची से बाहर भी एक आध बार ही शायद कहीं गया हूँ, वो भी अंदरूनी सिंध किसी इलाके में। और इसके अलावा मुल्क से बाहर कभी जाने का इत्तेफाक नहीं, अभी तक तो नहीं, बट आई एम होपफुल कि वेरी वेरी सून इंशाल्लाह आई विल ट्रैवल अब्रॉड। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताएँ कि आपको क्या ख़्वाहिश है आपकी कि मतलब कोई सफ़र आपको करना है या कहीं आपको जाना है, तो कौन-सी ख़्वाहिश है आपकी कि मैं ये काम करूँ? मतलब आपकी ज़िंदगी की ख़्वाहिश क्या है? तो सफ़र के हवाले से पूछ रही हैं तो ज़ाहिर है बीइंग अ मुस्लिम हम सबकी ख्वाहिश ये होती है कि हम हज करें, हम काबा को बेशक, अपनी आँखों से देखें और मदीना मुनव्वरा विज़िट करें, मस्जिद बेशक, नबवी बेशक। में जाकर नमाज़ अदा करें। तो ये बीइंग अ मुस्लिम तो हर एक की ख्वाहिश होती है, मेरी भी है और इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। इसके अलावा जो मेरी ख्वाहिश की आप बात कर रही हैं, एक तो मैं ख़ुद को इस काबिल होता हुआ देखना चाहता हूँ, जहाँ मैं अपने वालिदैन की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ। कि मेरे वालिदैन कोई इंशा ख्वाहिश मुँह से निकालें और मैं कहूँ कि ये आपके सामने आपके कदमों में, तो मैं खुद को इतना काबिल, इतना सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जिसके साथ पेरेंट्स हों और पेरेंट्स की दुआएँ हों,
इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होता है। सर हमने आपका काफ़ी टाइम ले लिया है और मेरे ख़्याल से अभी आपके रेस्ट का टाइम भी है। तो मुझे आप थोड़ा-सा हमारे देखने वालों को अगर कोई पैगाम देना चाहें तो क्या देंगे? हाँ, मैं हमेशा एक पैगाम जो देता हूँ वो ये है कि वैल्यू योर टाइम, अपने वक़्त की कदर करें। क्योंकि वक़्त जो है वो बहुत कीमती है। मैंने अपना कीमती वक़्त, वो जो एक उम्र होती है, वो मैंने गँवाई फ़ुज़ूलियात में, जिसमें मैं बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर सकता था। क्योंकि जो 15 साल से 25 साल की उम्र होती है ना, इसमें इंसान बहुत एनर्जेटिक होता है, वो चीज़ों को आसानी से सीख सकता है, याद कर सकता है, नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है, तो उनको मसला नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप 30 से ऊपर जाते हैं, आपकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, आपको चीज़ें मुश्किल लगना शुरू हो जाती हैं, आप इतने क्रिएटिव नहीं रहते हैं और आपको नई चीज़ें करने में आपको परेशानी होती है। तो मैं ज़रूर कहूँगा जो भी 15 से 25 साल स्पेशली जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ अपना एक फ़ोकस बना लें, अपना एक नज़्म-उल-ऐन बना लें और उस पे डट के अगले 10 साल तक खूब मेहनत करें, खूब लर्निंग करें, अपने आप को परफ़ेक्ट बनाएँ, मास्टर बनाएँ। और यकीन करें अगर आपने 10 साल ये कर लिया तो अगले आने वाले 25, 35, 45, 55 जितना साल भी आपकी उम्र है, उसमें आप खूब एन्जॉय करेंगे, खूब तरक्की करेंगे, खूब प्रोग्रेस करेंगे। सो वैल्यू योर टाइम बिकॉज़ टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी, मिस सा इंशाल्लाह और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है हमारे देखने वालों को और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जो न्यू जनरेशन है अगर आपको सुन रही है तो आपका इंशाल्लाह इस बात का ज़रूर उस वो इस बात पे अमल करेंगे। तो हमने आपका बहुत टाइम लिया है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। बहुत ज़्यादा अभी टाइम मेरे पास इतने क्वेश्चंस और ज़्यादा थे और बहुत मज़ा भी आ रहा था आपसे बात करके। यकीनन हमारे देखने वालों को भी बहुत मज़ा आया होगा। और आपकी लाइफ जर्नी के बारे में भी जान के बहुत खुशी हुई होगी, बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि आपने एक डिसेबल हो के भी आपने अपने आप को बंद नहीं किया, कैद नहीं किया। आपने अपने आप को खोल के बयान किया है, आपने अपने आप को एक लोगों के सामने एक वाक़ई एम्पावरमेंट वाला बनाया है। तो थैंक यू सर दोबारा आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है, हमारे प्रोग्राम में आए हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं किसी नए गेस्ट और नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़ मिस सा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।